क्वेश्चन आर में आज का विषय यही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतना चाहती है और इसके साथ ही चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए बहुत सारी अभियान, बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं, टिफिन बैठकें हो चुकी हैं, वोटर चेतना अभियान चल रहा है, महाजन संपर्क अभियान बीजेपी का हुआ, युवा मतदाता दिवस हुआ, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, बहुत सारे सम्मेलन हुए, योजना बैठक हुई, युवा मतदाता दिवस हुआ, तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस भी अब जीत का दम भर रही है। जब से कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आई हैं, तब से लगातार जो है पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, ये तमाम लोग कुमारी शैलजा से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस में भी दावेदारों की एक अच्छी खासी फहरिस्त है जो चुनाव में ताल ठोकना चाहती हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर यह कहती आई है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, नेता नहीं है, उनको कैंडिडेट ढूंढने पड़ रहे हैं दूरबीन लेके। लेकिन इधर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है कांग्रेस के भीतर से भी निकल के आ रही है, यानी कि चिंगारी अभी बची है, आग लग सकती है। अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। यही आज हमारे चर्चा का विषय है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में आए हैं। आशीष सैनी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैनी जी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है। और मीनाक्षी गिल्डियाल जी उत्तराखंड क्रांति दल की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। क्या खरगोश और कछुए की जो रेस हुई है, कहानी आई थी बचपन में जिसमें बहुत ज़्यादा अति उत्साह में खरगोश ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, कछुआ तो बहुत बाद में आता रहेगा, आराम करने के चक्कर में वो रेस हार गया। कहीं यही स्थिति आप लोग तो नहीं कर रहे कि कांग्रेस को एकदम से ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? देखिए, खरगोश और कछुए की आपने कहानी का जिक्र किया है तो मैं इतना कहना जरूर चाहूँगा इसके अंदर कि खरगोश अति उत्साह में जाके जो है आलसपन का शिकार हुआ था और कछुआ उसका फ़ायदा उठा के आगे निकल गया था। लेकिन वर्तमान की स्थिति बड़ी भिन्न है। वर्तमान की स्थिति यह है कि एक संगठन जो 24/7 जो है जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए जो है कार्य करता है, सेवाई संगठन का रूप मानता है और सदैव चाहे उसका बूथ का कार्य करता हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे केंद्र में बैठे हुए जो है प्रधानमंत्री मुख्य सेवक के रूप में हो, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करता है और उसका परिणाम भी जो है जनता उनको सौंपती है, उनको सर माथे पर बिठाती है। आज वर्तमान की स्थिति भी यही है कि देश की जनता जिस प्रकार से लेकर जो है, चाहे राष्ट्रीय मुद्दों का विषय हो, चाहे स्थानीय मुद्दों का विषय हो, चाहे आम जनता के अपने विषय हो, उन सब पर जब वो देखता है और जब उनको लगता है कि इन सब मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी उनकी कसौटी पे खरा उतर रही है, तो निश्चित रूप से जो है जनता मत के माध्यम से जो है अपना जो है मत हमारे को सौंपती है और जो है उसके माध्यम से जो है सरकारें बनती है। अभी भी आपने देखा होगा लगातार 2014 से लेकर अब तक के चुनाव लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। अभी पिछले जो है महीने जो है 4 राज्यों के चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत के आ रही है। तो जनता दर्शाती है कि उनका जनता का मूड किस तरफ है और वर्तमान में तो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता को इतना विश्वास है, अपने प्रधान सेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर इतना विश्वास है कि उनको पता है कि आने वाला समय, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल चल रहा है तो कई जगह से तो ये तक आवाज आती है कि शायद जो है इस देश में चुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हो गए कि सीधा ही जो उनको घोषित कर दो। जब देश की जनता ऐसे बोलने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता को अपने प्रधान सेवक के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है उसके ऊपर कितना विश्वास होगा और वो किस विश्वास के साथ जो है आगे चुनाव में जो है आने वाली है। और हम जनता के विश्वास पे ही, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्य करता है, उसके दम पर ही जो हम बोलते हैं कि अब की बार 400 पार और निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, मिलेगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रचंड बहुमत के साथ जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आशीष सैनी जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, नेता ही नहीं कांग्रेस के पास, और अब आधे दर्जन से लेकर 1-1 दर्जन तक नेताओं के नाम आ रहे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं हर सीट पर, लोकसभा सीट पर। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो है अति उत्साहित है, 5 लाख वोट का मार्जिन तय कर दिया है, लगातार मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, हर जगह महिलाओं से संवाद किए जा रहे हैं, हर कार्यक्रम में वो पहुंच रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जा रहा है।
लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, बीजेपी कह रही है हर कोई लाभार्थी है। आज की डेट में आशीष सैनी जी भी लाभार्थी हैं, 3 वैक्सीन लगवाई आपने भी, तो आप भी लाभार्थी हैं, आपसे भी संपर्क करेगी बीजेपी। सैनी जी। मेरा जो वक्तव्य है मैं उससे पहले अपने आपके और हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं इनके वक्तव्य को भी कोट करूंगा। पहले तो मैं इनकी बात से अपनी आंशिक सहमति भी रखता हूं। जो इन्होंने कुछ बातें कही हैं, जो इन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी 60% वोट लाने का लक्ष्य रख रही है। ठीक है, अच्छी बात है, लक्ष्य रखना चाहिए और हर दल को जीतने के लिए तैयारी भी करनी चाहिए और करते भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने खुद बताया कि भरोसे पे है केवल प्रधानमंत्री के। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा कैंडिडेट जब आज जनता के सामने आएंगे, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो केवल मोदी जी के नाम पर आएंगे। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा या है जो कि 5 सांसद क्षेत्र में मौजूद है। एक भी कैंडिडेट ये नहीं कह रहा है कि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के या अपनी सरकारों के काम के नाम पर आऊंगा। केवल मोदी जी के चेहरे पर और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर एक सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। इनको दूसरा भरोसा है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का, कि उसकी गड़बड़ी के आधार पर जैसे ही जीतता है वैसे जीतेंगे। और तीसरी और सीबीआई का, जैसे ही इन्हें कोई महत्वपूर्ण चुनौती मिलेगी तुरंत सीबीआई और ईडी उसके घर भेज देंगे। मुझे आश्चर्य है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में और पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में होने के बावजूद काम के नाम पर इनके पास केवल एक जुमले है, वही ये पिछली डिबेट में बोलेंगे, वही आज बोलेंगे और वही कल बोल देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो सवाल है वो जनता के से जुड़े हुए हैं। आज किसान भी आज वहां धरने पर बैठा है दिल्ली में, और वहां ये कीले लेकर बिछाकर बैठे हुए हैं, या बेरोजगारों के पेपर लीक कर रहे हैं। और जिस महिला सम्मेलन की बात मुख्यमंत्री ने सम्मेलन करने की बात करी है, मुझे आश्चर्य होता है कि इनकी पार्टी के लोगों ने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से लोगों से वसूली की बहुत बड़ी मात्रा में, और उसके बाद जो आंगनबाड़ी है, आशाएं हैं या अर्ध सरकारी कर्मचारी जो महिलाएं हैं, उनको जबरदस्ती धमकी दे देकर उनको बसों में बिठाकर वहां लाया गया। जनता में इनके प्रति कोई उत्साह का माहौल नहीं है, लेकिन एक वोट लाते हैं केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे। यदि ये अपने नेताओं के भाषण से धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरती भाषण हटा दें और देश के लोग तब तरक्की की तरफ चलेंगे, तो इनको जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। ये हालात बीजेपी के, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चुनाव जीतने को ही अपनी उपलब्धि मान लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या काम करना है उसकी उपलब्धि शून्य है। सैनी जी, आज इस बार पांचों सांसद इनके पांच, नहीं मैं एक लाइन में बस खत्म कर रहा हूँ। एक सवाल था मेरा, पांचों सांसद अपनी एक भी उपलब्धि बता ही नहीं रहे। आश्चर्य ही है। सैनी जी, एक सवाल था मेरा छोटा सा, क्या इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है कांग्रेस को? निश्चित रूप से हमें बहुत अधिक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। जिस प्रकार से बेरोजगारों को और महंगाई और भ्रष्टाचार, जो पेपर लीक वाला मामला भी है, उसमें हर जगह भाजपा के लोग मिले हैं, और किसानों को उनके फसलों का समर्थन मूल्य दिया जाना, उत्तराखंड में जो उत्पादक है चाहे वो किसी भी चीज के हो, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाना वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जनता धार्मिक ध्रुवीकरण को ताक पर रखकर अपने इन मुद्दों पर, जिससे देश का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास होगा और सामाजिक समरसता के पक्ष में अपना मतदान करेगी। ये जो सामाजिक रूप से नफरत फैलाई गई है, जिसके आधार पर कभी ये यूसीसी लाने की, जो यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट की कोशिश करते हैं, और कभी कोशिश करते हैं हल्द्वानी जैसे दंगों में अपने हाथ सेकने की, वास्तव में इनको सही वक्त पर सही जवाब जनता वोट के माध्यम से देगी। और ईवीएम में यदि गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों की बात तिरछी नजर है। अगर गड़बड़ी होगी और स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से चुनाव कहीं ना कहीं मशीनों के आधार पर अगर जीतने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग पूरा विरोध करेंगे। चलिए, वीरेंद्र शर्मा जी, आपका राजनीतिक ओपिनियन क्या कुछ कहता है सर? क्या भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है, या इस बार जो कांग्रेस है, हालांकि ईवीएम का विरोध कांग्रेस करती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है इस बार? इस बार का जो चुनाव है क्या कुछ रहने वाला है? क्या ये अनप्रेडिक्टेबल होगा 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह, जिस तरह उत्तराखंड में हुआ? देखिए रोहित जी, मैं अभी दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, तो अपनी अपनी पार्टी के कसीदे गढ़ रहे थे दोनों ही प्रवक्ता हमारे। परंतु देखिए, जो आज का जो परसेप्शन है, जो आज चुनावी अगर हम एनालिसिस ठीक ढंग से करें, बीजेपी क्यों आगे है और क्यों बीजेपी जो ये लक्ष्य हासिल करना चाहती है कि हम 60% वोट हासिल करना चाहती है, बीजेपी अति उत्साहित ज़रूर है। उसका कारण इनके पास नेतृत्व बहुत अच्छा है।
इस वक्त जो मोदी जी इनके पास जो चेहरा है वो बहुत ही एक परखा हुआ चेहरा है। देश की जनता ने उनको 2 बार परख दिया है और तीसरी बार भी मुझे मेरी एनालिसिस है, मुझे लगता है कि देश की जनता का मूड आज मोदी जी की ओर है और इसलिए बीजेपी का और दूसरी बात देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपको, बीजेपी की जो चुनावी कार्यक्रम होते हैं वो एक क्रम अनुसार होते हैं हमेशा। वो देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो देखिए, ये आज नहीं, ये 6 महीने पहले मोदी जी ने इसका उद्घोष किया था। वर्चुअल था वो कार्यक्रम लेकिन पूरे देश को मैसेज तो दिया। देखिए, आपको अगर इतने बड़े देश में, अगर आम चुनाव में, इतने विभिन्नताओं से भरे देश में अपनी बात को हर जन तक पहुंचाना है तो समय समय पे आपको इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहने पड़ेंगे। जनता के बीच में अगर आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो आपको हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। मैंने यही बात उस वक्त कांग्रेस के लिए भी कही थी कि कांग्रेस की जो विडंबना है वो यही है कि उनके पास केंद्र में कोई एक शक्तिशाली नेतृत्व संभालने वाला व्यक्ति नहीं है और उसी की आज कांग्रेस, क्योंकि मैंने कहा था कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव-गांव, बूथ-बूथ तक इनके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको उत्साहित, उनको मैदान में बार-बार जागृत करना, इसके लिए केंद्र में नेतृत्व होना बहुत जरूरी है और वही कमी कांग्रेस की है। और कांग्रेस के जो कार्यक्रम है उसका समय के हिसाब से कोई उसका कार्यक्रम को चलाने वाला, संचालित करने वाला, इस प्रकार का इनका जो मैकेनिज्म है वो सारा फेल नजर आता है कि कार्यक्रम। अब राहुल गांधी जी ने, मुझे इनकी बहुत अच्छी उस वक्त ये यात्रा की मैंने तारीफ भी की थी, भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, जिसने भी उसके पीछे वो जो कार्यक्रम चलाने के लिए अपना मैकेनिज्म या माइंड लगाया, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और उससे कांग्रेस को काफी फायदा भी हुआ और काफी लोगों से जुड़ाव हुआ। परंतु उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर गायब हो गए इनके नेता। अब आजकल न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, परंतु उसका कुछ थीम ही अलग है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप देश में करना क्या चाह रहे हैं? मेरे समझ से परे है कि कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही है या खुद ही भ्रमित है। अब आपने वही कहा ना कि इनके उसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि एक अनार 100 बीमार, एक सीट को लेके 12 लोग अगर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं तो अंदर खाने में ही एक दूसरे को नुकसान करेंगे। और ये चीजें मैनेजमेंट, जो चुनावी मैनेजमेंट होता है, कुमारी शैलजा जी को यहां जरूर भेजा है। अब यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो पुराने नेता, कितनी बात उनकी सुनते हैं ये तो समय बताएगा और इनका जो कार्यक्रम है, जो मैनेजमेंट है, वो बाद में बताएंगे। और दूसरी बात, बीजेपी अपने कार्यक्रमों को बार बार एक हर जन तक पहुंचने के लिए, चाहे वो आज कुछ भी कहे, हमारी नजर में मिस्टर मोदी इस वक्त आगे हैं और मोदी जी इस चुनाव में लीड कर रहे हैं। उन्होंने चाहे किसी भी प्रकार, देखिए उनका एक तरीका है, चुनाव लड़ने का उनका एक तरीका है, वो समय समय पे हर जाति प्रजाति के लोगों को जागृत करते रहते हैं। तो ये चीज कांग्रेस में भी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आप नकारात्मकता के बिहाफ पे अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। सैनी जी, आप एक वरिष्ठ नेता है और आप वरिष्ठ प्रवक्ता भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी पार्टी को कुछ सुझाव इस प्रकार से दे कि आप लोग भी देखिए, मैंने कहा ना, आप सबसे पुरानी पार्टी है, आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद आज बीजेपी के पास भी नहीं है वो चीज। भले ही वो दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, सबसे ज्यादा वोटर उसके पास है, सबसे ज्यादा मेंबर उसके हैं, परंतु मैकेनिज्म, मैंने कहा ना, भारत गांव में बसता है और गांव तक जो पहुंच है वो एक पार्टी की है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस साउथ में भी है, कांग्रेस नॉर्थ में भी है, कांग्रेस ईस्ट में भी है, कांग्रेस वेस्ट में भी है, लेकिन बीजेपी साउथ में नहीं है, बीजेपी वेस्ट में नहीं है। बीजेपी नॉर्थ में हो सकती है, ईस्ट में हो सकती है, लेकिन बीजेपी का जो मैसेज देने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो आप भी चुनाव को सिर्फ ईवीएम पे दोष देना, ईडी और सीबीआई को घेरना, मोदी जी को गाली देना, अगर आप इस भरोसे चुनाव में जाना चाहते हैं तो आप ये चीज भूल जाइए सर कि आप लोग
चुनाव जीत सकते हैं। मैं आपको ये आगाह कर रहा हूं और ये मैं आपको सच्चा मैसेज दे रहा हूं। बाकी आपकी पार्टी है, आपका चुनावी मैकेनिज्म है, आप खुद डिसाइड करेंगे। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, उत्तराखंड क्रांति दल की आप प्रवक्ता हैं, आपने सुना दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के उनके वक्तव्यों को सुना, क्या कुछ आपको इस बार लोकसभा चुनाव में लगता है? और उत्तराखंड क्रांति दल, हालांकि आप लोग लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का आप विरोध करते हैं, यूकेडी क्या 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और इस बार का राजनीतिक जो दृश्य है किस रूप में देखती हैं आप? जी सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि वीरेंद्र शर्मा जी जो हैं वो कांग्रेस को सलाह देते हुए नजर आए, तो उनका सलाह देना भी उनकी चिंता व्यक्त करता है कि क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। तो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस में जब एक सीट पे 8 लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर लोग हैं, ये नजर आता है। लेकिन जब मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष को घेरने की बात आती है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। जब एक मजबूत दावेदारी मतलब एक मजबूत विपक्ष की तरह मुद्दों पे आके आना पड़ता है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि कांग्रेस, जिसे एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, वो स्वयं ये मौका दे रही है भाजपा को, मौका दे रही है कि वो जिन मुद्दों पे कभी बहस होनी ही नहीं चाहिए थी। आप ये सोचिए, क्या जब चुनाव में जाना चाहिए तो क्या यूसीसी जैसे मुद्दे लेके चुनाव में जाना चाहिए या राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेके चुनाव में जाना चाहिए? बहुत बढ़िया बात। तो कांग्रेस, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस ये मौका दे रही है भाजपा को कि इन सब चीजों पे बात करे। तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं उम्मीद सभी की है, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल हैं और कांग्रेस अपनी काफी मजबूत स्थिति में रही भी है। तो हम लोगों का देखिए, मैं आज बेशक उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर हूँ, एक स्थानीय जो दल है हमारा, और स्थानीय मुद्दों की बात करती हूँ। तो लेकिन जब हम राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस एक बहुत अच्छी एक विपक्ष के तौर पे इनके सामने आनी चाहिए थी, क्योंकि आज अगर बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि हम स्थानीय विषयों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, तो स्थानीय विषयों पे तो बात ही नहीं हो रही है। स्थानीय विषयों में हमारे लिए देखिए चिंता का विषय है कि गुलदार किस प्रकार से शहरों के अंदर आ गए हैं, जो कि एक आम जनता के लिए वो खतरनाक बने हुए हैं। आप ये देखिए, कृषि भूमि 4% कृषि भूमि इस राज्य के अंदर रह गई है। भू कानून, मूल निवास, ये मुद्दे थे जब ये राज्य बना था, जब इन मुद्दों के लिए इस राज्य को बनाया गया था। और आप देखते आएंगे कि पिछले 23 वर्षों में चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्होंने कभी भी स्थानीय मुद्दों के ऊपर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। और आज एक बहुत अच्छी बात राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वीरेंद्र शर्मा जी ने कही कि भाजपा जो है जन जन के पास जा रही है। किसका चेहरा लेके जा रही है? मोदी जी का चेहरा लेके जा रही है। आज आप देखिए, आप कितने, चाहे सांसद की बात, लोकसभा सांसद की बात कर लीजिए, राज्यसभा सांसद की बात कर लीजिए, चाहे आप विधायकों की बात कर लीजिए, आप ये बताइए कि जनता के बीच में कितने मौजूद हैं। आज इन्हें सबको मोदी जी का चेहरा लेके जनता के बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि मोदी जी के केंद्र के काम ये लोग उन्हें गिनाते हैं। तो समस्या यही है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, जिस परिकल्पना के साथ ये राज्य बना था, उसमें से तो एक भी मुद्दा अभी तक भाजपा ने सॉल्व नहीं किया और ना ही कांग्रेस ने सॉल्व किया। बिल्कुल, तो आपका कई मायने में सही भी है। और कांग्रेस की समस्या असल में यही है, कांग्रेस मुद्दे तो उठा रही है, लेकिन नया मुद्दा उठाने के बाद पुराने मुद्दे को भूल जा रही है। कर्णप्रयाग का मुद्दा जो है, चाहे वो दीवारों में दरार आने का मसला हो, चाहे चमोली में भी कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, अब कर्णप्रयाग में, बहुगुणा नगर, सुभाष नगर में भयंकर दरारें आ रही हैं। लोग लगातार जो है चुनावी बहिष्कार की बात कर रहे हैं। और अगर हम इधर नौली हापला धोतीधार मार्ग की बात करें तो बीते रोज हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे कि 1998 में एक रोड का शिलान्यास हुआ था, लेकिन 30 साल बीत गए, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनी। इसी तरह हापला घाटी में एक और सड़क का मामला है। इसी तरह से आपका चमोली के आसपास 2013 की आपदा में बादल फट गया था। चलिए क्वेश्चन आवर, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में और निष्कर्ष ये निकला है कि मुद्दे हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस मुद्दों को उठाने में विफल साबित हो रही है। ये तमाम चीज़ें प्रदेश में ऐसी हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, कांग्रेस इन मुद्दों को उठा तो रही है, लेकिन उस पुरजोर तरीके से नहीं उठा पा रही कि जनता तक वो पैठ बना सके। आखिर चूक कहाँ हो रही है आशीष सैनी जी? देखिए, चूक हमें कहते हैं ना कि बीमारी का जानकारी हो जाए तो इलाज संभव होता है। बीमारी की जानकारी हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को हो चुकी थी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। क्योंकि जब हम अपने कार्यक्रम और अपनी आवाज को जनता के बीच तक नहीं ले जा सकते, तो हमें इसमें कष्ट महसूस हुआ कि जो माध्यम था लोकतंत्र का, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ कठिनाई महसूस हुई। तो हमने सीधे लोगों से संवाद शुरू किया। आज मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूंगा, जो अभी आपने बात रखी है 2-3। उसमें पहली बात ये थी कि क्या उत्तराखंड के बेरोजगारों को यदि अपने रोजगार की चिंता है, तो निश्चित रूप से उनकी आवाज कांग्रेस ने उठाने का काम किया। संविदा कर्मचारियों को जिस तरीके से बिना कारण हटाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की भर्ती कर दी गई, तो उनकी आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने बड़े सशक्त ढंग से किया। प्रदेश में जब महंगाई और टूरिज्म का जो उद्योग है वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आया, तो ये सवाल भी हमने कांग्रेस पार्टी ने ही उठाया। उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ में केंद्रीय प्रोजेक्ट के कारण से जो पूरा शहर धंसने के कगार पर आया, तो उसकी आवाज भी कांग्रेस पार्टी ने उठाई। हर एक मुद्दे पर हाकम सिंह को पकड़ने का काम भी कांग्रेस के द्वारा ही किया गया, कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, जब उन्हें चौकी पर पकड़ा गया तब। और उसके अलावा पेपर लीक प्रकरण से लेकर जितने भी मामले यहाँ पर उत्तराखंड की जनता के हित को कष्ट दे सकते हैं, उन सब में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजबूती से अपनी आवाज खड़ी की है। आज उत्तराखंड की जनता ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस उनकी आवाज के लिए खड़ी नहीं है। दूसरी चीज है कि ऐसा दिखना जरूरी है। ऐसा दिखने के लिए तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। आप अगर जिस तरह से मौका देते हैं, तो अगर और भी जो बड़े चैनल जो तथाकथित रूप से हैं, यदि वो भी मौका देंगे तो दिखाई देगा। और मैं तो अभी मीनाक्षी गलियाल जी ने जैसे कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम नहीं कर पा रही, तो मैं तो एक ठीक है कहता हूँ प्रदेश की जनता से, हम लोग सरकार चलाना जानते हैं, हम विपक्ष में रहना नहीं जानते। विपक्ष में रहने का काम तो बीजेपी अच्छा करती है। तो प्रदेश की जनता से तो यही हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें सत्ता में रखिए, बीजेपी को विपक्ष में रखिए, तब विपक्ष मजबूत होगा, सरकार भी मजबूत होगी और जनता के हित की आवाज मुख्यमंत्री के कान तक, प्रधानमंत्री के कान तक सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। यानी सैनी जी, आप लोग में क्या है कि यानी कि आप लोगों को सत्ता में रहने की आदत हो गई है।
किसमें? आपको सत्ता में रहने की, सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ गई कांग्रेस की। नहीं, मैं तो गिलदियाल जी की बात को कह रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत विपक्ष नहीं तभी है, आपके नेता ऐसा उनको सत्ताधारी लगता पक्ष है। में चले जाते हैं। हाँ, नहीं, हमारे नेता भी चले जाते हैं, आपके नेता तो 4-4 पार्टियां बना लेते हैं और आपकी पार्टियों को केवल एक काम कहा जाता है कि कांग्रेस का विरोध करो। मुझे आज तक यूकेडी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया है कहीं पे। और किसके खिलाफ? इन सब कांग्रेस मुद्दों पे तो खत्म है गिनाया है। उत्तराखंड के अंदर। मेरी बात कांग्रेस सुन जब लीजिए। सत्ता में होगी हम उसका विरोध करेंगे। आप गैरसैंण के मुद्दे आप पर चाहे जितने भी या मुद्दे कई ले मुद्दों लीजिए, पर आप देखेंगे कि सत्ताधारी जो पक्ष है उसी के खिलाफ हमारे रहते हैं। यूकेडी के एक विधायक थे प्रीतम सिंह पवार, वो वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सर, आपके तो कितने नेताओं के नाम लूं? कह रहे हैं कि आपके कितने नेताओं के नाम लूं? आपके तो जो आपके नेताओं के नाम मैं लूं या आप ही बता देंगे? पूरा विधायकों का पूरा आपका तो पैनल पूरा चला कांग्रेस गया। में नेता ही इसलिए तैयार बीजेपी होते हैं में। कि वो सत्ता भोग सके। आपने स्वयं अभी ये बात बोली है। नहीं, देखिए, मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाह रहा। मैं आपकी भी आलोचना नहीं विपक्ष करना के चाह रूप रही, में क्योंकि एक और लोकतंत्र राज्य है के और हमें एक आंदोलनकारी मजबूत के रूप विपक्ष की में आवश्यकता आपकी है। और पहचान मैं बनी जानती हूँ हुई कि है। कांग्रेस अब उत्तराखंड के अंदर मजबूत विपक्ष नहीं होगा, इसीलिए स्थानीय मुद्दों के लिए क्षेत्रीय दल को ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आना होगा। नहीं, पहले तो आप अपने दल के अंदर का विपक्ष ठीक कर लीजिए ना। आप मेरे आपकी दल की पार्टी में तो चिंता मत करिए। 4 दिन आप इकट्ठे मेरे दल बैठते की हैं, चिंता 5वें मत दिन लड़ करिए। आप बैठते हैं अपने दल आपस की में। चिंता करिए सैनी जी। नहीं, दूसरी सैनी बात, जी, अगर आपको कोई सुझाव दे रहा है, अगर मैं आपको तो कोई सुझाव दे रहा है तो पर उसको नेगेटिव मत यूकेडी पर लीजिए। सीधा आरोप लगा रहा हूँ। यूकेडी का जो काम यही तो आप करने लोगों ने कल्चर किया रहा है है। वो कभी आप भाजपा पे सत्ता आरोप के लगाइए, नजदीक का कभी आप रहना है। यूकेडी पे आरोप लगाइए। उन्हें तो एक आध विधायक लाना है, सत्ता के नजदीक रहना है। अब की बार जनता ने उनको नमस्ते कर दिए, तो अब वो केवल पैनलिस्ट का कॉलम उसके पूरा बावजूद करने के भी लिए आप बैठे हैं। बाकी देखिए, इनका उसके कोई बावजूद भी आप देखिए कि हम लोग लगातार आपने जनता के आपकी मुद्दे पार्टी उठा ने रहे कभी हैं। गैरसैण में बात नहीं की। मूल निवास का इतना बड़ा आंदोलन चला, आप लोग उस आपने उठाया आंदोलन में से गायब है। आप मूल निवास आप के अंकिता भंडारी के मामले में गायब एक है। बात सुनिए सैनी जी। आप लोग सैनी हाकम जी, सिंह को एक्चुअली पकड़ने में आपसे गायब है। बहस का मुद्दा ही नहीं था। आपसे बहस का मुद्दा ही नहीं है। दरअसल आप ये देखिए, आप जब दूसरों के आंदोलनों को अपना आंदोलन बना रहे हैं, आप दूसरों के बीजेपी आंदोलनों आपको को अपना जल्दी आंदोलन अपने बना रहे पार्टी में हैं। लेने आप का काम देखिए कि करेगी। ये जो भर्ती घोटाले का है, बेरोजगार संघ जो है बॉबी पवार वो उठा रहे हैं। आप देखेंगे मूल निवास भू कानून का मुद्दा यूकेडी नहीं, तो के बॉबी मोहित पवार टिमरी जी और के लिए लुसुन आपकी कटरिया उठा पार्टी रहे ने हैं। क्या सहयोग उसके किया बाद है? उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं, उसके बाद भी आप ये कह रहे उसके हैं बावजूद भी आप कह रहा क्या हूं। सहयोग कर रहे हैं? उसके आप दूसरों के बावजूद भी कह रहा हूं, आप के लोग केवल लेटर पैड पे सीमित रह गए हैं। लेटर पैड से बाहर निकलिए। आप एक्चुअली आप लोग चाहते ही नहीं है कि स्थानीय मुद्दे आप उठे बीजेपी की आलोचना और स्थानीय दल मजबूत हो, केंद्र और इसीलिए राज्य आप में इस तरह की बातें बीजेपी की करते हैं। सरकार है, उसकी नीतियों की आलोचना कीजिए, उसके कार्यक्रम की आलोचना कीजिए। विपक्ष की आलोचना करना सरकारी हित सीधे जब आप करने के समान यूकेडी है। की आलोचना पे आए विपक्ष हैं की आलोचना तब मैं करने आपकी का बातें मतलब बता है रही कि हूँ। आप तब सरकारी मैं ढांचे आपकी के बात बता रही नागरिकों हूँ के सैनी हित के जी। लिए, राज्य के नागरिकों के हित के लिए आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। हम सरकार से ही सवाल कर रहे थे, बीच में हम कूदने आपके की आदत साथ खड़े आपकी है। होंगे। हम तो सरकार से ही सवाल नहीं, कर तो रहे थे, बीच में आप क्यों कूद रहे हैं? नहीं कर रहे। आपने नहीं किया ना, आपने कोई सवाल नहीं किया। आपको क्या लग रहा है मैं बीजेपी से कोई सवाल नहीं है? चलिए आप सवाल करना भूल जाते। चलिए सैनी जी। तो सचिन गुप्ता जी, बात ये निकल के आ रही है कि जो उत्तराखंड के हक हकूक की बात है, जैसा कि यूकेडी कह रही है कि वो कांग्रेस उठा नहीं रही, हालांकि इनका एक मजबूत अलायंस भी है। अब वो उत्तराखंड में भी लगातार वो ज्ञापन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। क्या कांग्रेस के प्रदर्शन में धार नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं एसले हॉल पे पुतला फूका जाता है, फिर गांधी पार्क में मौन उपवास होता है। इससे इतर या तो ज़्यादा से ज़्यादा सचिवालय का घेराव कभी हुआ, लेकिन इससे इतर कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया उस मुखरता से, जैसा कि एक विपक्ष को करना चाहिए था। ये चीज़ें हमने भी फील्ड में महसूस की हैं। गुप्ता जी, देखिए रोहित जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है और आपने उत्तराखंड की राजनीति को देखा भी है। मेरे उत्तराखंड की जो जनता है वो भोली है, लेकिन आप अगर उसको बोलेंगे कि आप झूठ बोलकर या बहका कर या बहला कर या जो है कुछ और दिखाकर और कुछ और परोस देंगे, तो वो जो है आपको दोबारा चुन के सत्ता में ले आएगी। आज का जो वर्तमान की जो राजनीति स्थिति है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करूं चाहे पूरे देश की बात करूं, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनके पास एक नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रदेश की इसकी बात नहीं करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी किसके नेता है भाई?
आपके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व के जो हमारा यहाँ का भारतीय मूल निवासी भी बाहर रहता है, वो भी गर्व के साथ कहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें ये सम्मान मिलने लग गया है यहाँ पर जो है। तो हमारे पास वो हमारे लिए गर्व की बात है, देश की जनता के लिए भी गर्व की बात है कि उनके पास एक ईमानदार नेतृत्व ऐसा है जिसकी कहनी और कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो कहा है वो किया है। अगर जनता से वादा किया है तो जनता से वादा निभाने का काम किया। अगर उसने 2014 में जो है लाल किले से खड़े होकर बोला कि मैं सबके घर में शौचालय दूंगा तो शौचालय देने का काम किया। अगर उसने बोला कि मैं घर में उज्ज्वला गैस दूंगा तो उज्ज्वला गैस देने का काम किया। अगर उस व्यक्ति ने बोला कि मैं आपके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम करूंगा तो बिजली पहुंचाने का काम उस व्यक्ति ने करा। अगर उस व्यक्ति ने बोला है कि मैं आम व्यक्ति जो गरीब आदमी सिर्फ और सिर्फ इलाज से मरता था पैसे के अभाव के कारण, उसे 5 लाख का इंश्योरेंस जो है मोदी की गारंटी के रूप में दूंगा तो उस व्यक्ति ने दिया। अगर उन्होंने बोला कि मैं उत्तराखंड के अंदर जो है ऑल वेदर रोड की व्यवस्था बनाऊंगा तो उन्होंने दी है। अगर उन्होंने बोला मैं पहाड़ की महिला केवल जो है अपनी लकड़ियों से जला जला के जो है अपना कलेजा जला रही थी, उसको मैं उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस का सिलेंडर दूंगा तो वो उन्होंने दिया। तो आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पे सचिन जी कितने का चले जाएंगे तो बात कैसे होगी? मैं सैनी जी एक मिनट में देखो, फिर आप बोलोगे मैं आपके बीच में इंटरप्ट करूंगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बड़ा बुरा लगेगा, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं आप। अब जिस पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता जो है, जो कांग्रेस के नेता जेल पे और बेल पर हैं, ठीक है, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, अब वो बेल पे हैं तो अब वो जनता के बीच में जाके कहेंगे। अभी जो है सैनी जी कहते हैं हमें सत्ता दो, आप हम सत्ता चलाएंगे। अरे भाई सत्ता तो तुम्हारे को देश में 65 साल तुमने चलाई सत्ता, 70 साल में तुमने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं देश के अंदर। जनता की गाड़ी कमाई जो है खा के आप जो है बैठ गए, आपके दामाद जी हो, आपकी बेटियां हो, आपका बेटा हो, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है उनके नाम पे जो है संपत्ति इकट्ठे करने का काम किया। और उसके बाद भी जो है आप जनता के बीच में जाके कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें। तो भैया जनता ने देखा है किस तरीके से आपने माल बटोरा है। चारों तरफ जो है, हर तरफ जो है कांग्रेस के, चाहे युवराज हो चाहे जो है सोनिया गांधी हो, चारों तरफ जो है आप हिमाचल चले जाओ वहां की संपत्ति मिलेगी, आप राजस्थान चले जाओ तो जीजा जी की संपत्ति मिलेगी, आप दिल्ली में देखो तो सोनिया गांधी जी ने कब्जा करके बैठा हुआ संपत्ति के अंदर। तो तमाम जो है जनता देखती है भैया। और आप जो है जिस तरीके की बातें यहाँ पे बैठ के करते हो, टीवी तक आप अच्छे लगते हो, टीवी से बाहर आप कभी निकलते नहीं ना। जब सत्ता में सुख आपने भोगा तब आप टीवी से कमरों से इसी कमरों से बाहर नहीं निकले। और आज भी जब विपक्ष में आप रहते हो तो केवल अंदर कमरे बैठ के आप योजना बनाते हो, बाहर निकल के देखो जनता देख रही है, जिता रही है। और मैं इसमें रोहित जी देखिए मैं इसमें एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आखिर हम लोकतांत्रिक देश के अंदर, अगर ये ऐसी डिबेट को खराब करना है तो मैं भी इनकी डिबेट, फिर आप मुझे मत बोलिए, रटा के भेजा जाता है, कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन, नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन कांग्रेस पार्टी होती है, इसलिए ने केवल ये ऐसे ही रखना है, इन्हें और कुछ नहीं बोलना, इनको जो है इनको ये बोलते रहना, इन्हें कुछ नहीं बोलना। ना इन्हें प्रदेश के बारे में जानकारी है, ना इन्हें विपक्ष की अपनी जानकारी है। पार्टी आपको 4 धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है, सिलेंडर कितने रुपए मिल रहा है, 4 धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी है। उत्तराखंड में बनाई है, जो है ये सपने देख रहे हैं, इनको जो है रात में भी जो है सपने में सत्ता नजर आती है, क्योंकि इनकी जो है दुकानें बंद हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सैनी जी आपकी दुकान बंद हो चुकी है, जनता ने आपकी दुकान पे ताले लगा के सील लगा दी है, आपकी दुकान पे सील लगा दी है। आपके बड़े नेता आज यहाँ ताल ठोक रहे ना कि जो है कांग्रेस के अंदर जो है आपके बड़े नेता, मुझे बताइए प्रीतम सिंह, क्या प्रीतम सिंह जी टिकट मांग रहे हैं, क्या हरीश रावत जी टिकट मांग रहे हैं, क्या करण महाराज जी सांसद का टिकट मांग रहे हैं? आप मुझे बताइए कौन सा आपका बड़ा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सामने बली की बकरी बनना चाहता है? बताइए ना, कोई आपका नेता नहीं है जो उत्तराखंड के अंदर जो है यहाँ पे सांसद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी आगे लड़ने की हिम्मत दिखाए, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी आज केवल उत्तराखंड से नहीं पूरे देश से खत्म हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी आज 400 से 40 पे आया, 40 से 4 पे आते हुए आपको 2024 का चुनाव दिखेगा जिस तरीके से। और आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपकी पार्टी के लिए कि जब बीज बोए बबूल के तो फल कैसे पाए। तो आपने बबूल के बीज जो बोए है ना, जो जनता के बीच में आपने बोया, जो जनता के मन में आप लोगों ने बबूल के बीज बो रखे हैं, वो जनता दिखा रही है आपको। जिस तरीके से आपने मलाई चाटी, पूरे देश की जो है किसान मरता रहा, महिलाएं मरती रही, युवा मरता रहा, जिस तरीके से आपने व्यवस्था फैलाई है, वो जनता बारी बारी से आपको मीनाक्षी गिल्डियाल जी, निश्चित रूप से जो है 2024 का चुनाव
मैं जो है इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस ने अपना हर्ष कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। और आप चाहे जितने आरोप लगाते रहे, क्योंकि जनता, हम लोकतंत्र में बैठे हैं, जनता को जो है मत देने का अधिकार है। जब आप चलिए मीनाक्षी गिल्डिया जी, किसी राज्य में चलिए गुप्ता जी, आपको लगता है ईवीएम ठीक है, मैं आऊंगा। आप हिमाचल में जीत गए तो आपने कहा हमें ईवीएम पे विश्वास गुप्ता है। जी मैं आऊंगा आपके जब आप पास। दूसरे राज्य हार जाते तो आपको ईवीएम बदनाम सचिन गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ। मीनाक्षी गिल्डिया जी, अंकिता भंडारी के हत्यारे को लेकर आप चुनाव जीते सचिन गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी, बोलिए मीनाक्षी जी। पर बैठकर चुनाव जीता आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। आशीष जी, एक्चुअली कांग्रेस को भी बड़ी आपने शिकायत जितने है, भ्रष्टाचारियों को, कांग्रेस भी दलालों बड़ी को इकट्ठा शिकायत कर रखा है, सैनी उन्हीं जी, के भरोसे पर चुनाव जीतने की ईयरफोन कोशिश लगा कर रहे लीजिए, हैं। कोई और भी बोल रहा है। उत्तराखंड की कोई जनता और भी आपकी बोल बात रहा है, समझदारी से सैनी वोट देने वाली है। अकेले बुला लिया करो, सैनी भाषण जी, इनका कोई रख लिया और करो भी बोल कांग्रेस वालों को, इन्हें मंच नहीं मिल रहे आप बेचारों को लंबा भाषण देने के लिए। उज्ज्वला गैस के अब आप सिलेंडर बात की कीमत सुनिए, बताइए आप। कांग्रेस को बड़ी शिकायत है कि हम लोग सत्ताधारी पक्ष से कोई सवाल नहीं करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है गुप्ता जी, आप एक बार बताइए, आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला गैस आपने, क्योंकि वहां जो गांव की जो महिलाएं हैं वो लकड़ी पे चूल्हा जला जला के बड़ी परेशान है, तो आपने उन्हें उज्ज्वला गैस दी। लेकिन आप ये बताइए कि वो उज्ज्वला गैस तो उनके घर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, और जितनी उसकी कीमत है उसको तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि 5 लाख का आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। आप ये बताइए, जब हॉस्पिटल ही वहां पे नहीं है, डॉक्टर्स ही वहां पे नहीं है, तो वो इंश्योरेंस का कोई क्या करेगा? आप कह रहे हैं कि सड़कें हमने जगह जगह पहुंचा दी। जब उन सड़कों पे प्रसूताएं, जब उन सड़कों के द्वारा हॉस्पिटल्स तक टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है, तो उन सड़कों का कोई क्या करेगा? ठीक है। और दूसरी चीज, आप एक इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो टीवी से बाहर नहीं आते हैं। तो मैं आपसे भी आपके थ्रू ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सर्वसम्मति से सिग्नेचर करके कहा कि हम बजट सत्र गैरसैंण में नहीं करेंगे। जब आप गैरसैंण में बजट सत्र नहीं करेंगे तो आपने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया क्यों है? क्या आप जनता की आंखों पे धूल झोंक रहे हैं? आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गैरसैंण राजधानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके नाम पे आप वोट बटोर रहे हैं। उसके बाद आप ये बताइए कि क्यों नहीं आप लोग गैरसैंण में जाके बजट सत्र करते हैं? क्यों नहीं गैरसैंण को एक राजधानी बनाने की बात यहाँ पे करते हैं? आप बड़ी बड़ी बातें बहुत कर रहे हैं, जनसंपर्क की बातें, इसकी बातें, लेकिन जो मेन समस्याएं हैं उनको तो आप सुन ही नहीं रहे। आप तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता की बात ही नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे समस्या आ रही है कि ये सारी चीजें जो स्थानीय विषय हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, इनको लेके आप कब चुनाव में जाएंगे? कब तक अंकिता भंडारी जैसी बेटियां हमारी यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर मरती रहेंगी? और हमारी जो बच्चियां हैं जिन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं पहाड़ों पे? इन सब सवालों के जवाब दीजिए ना। एक दूसरे को कोसना तो 23 वर्षों से लगातार हो ही रहा है। सचिन गुप्ता जी, मैं बारी बारी से जवाब दूंगा मीनाक्षी जी का। बड़े जो है आपने सवाल मुझसे पूछे, लेकिन प्लीज़ मेरा निवेदन है कि आप सुनिएगा। उज्ज्वला गैस की आपने बात करी, उज्ज्वला गैस की बात, हम पहाड़ पे जो है महिलाओं के विषय की बात करते हैं कि महिलाओं को जो है वो गैस जो है लकड़ी जलाकर जो है अपना घर बसर करती थी, क्योंकि गैस का चूल्हा खरीदने का जो 2800 से 3000 रुपये का जो चूल्हा आता था वो भी खरीदने के लिए जो है उनको 100 बार सोचा जाता था। वो गैस का चूल्हा सरकार ने निःशुल्क देने की व्यवस्था करी ताकि जो है उनके घर भी जो है गैस जल सके। और आज वर्तमान की स्थिति है कि जब सरकार ने देखा कि ये गैस सिलेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं, इसके लिए भी स्थिति है, तो सरकार ने जो है ऐसी महिलाओं को जो है 3 सिलेंडर मुफ्त देने की भी जो है व्यवस्था जो है धामी सरकार ने बनाई। अब आपने बोला बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर सड़कें नहीं है, महिलाएं जो है अपने सर पे, मैं आपको बता रहा हूं ना, एक मिनट, सर पे सिलेंडर हो रही है। अटल आयुष्मान की बात करिए, आज अटल आयुष्मान की बात है, जो आंकड़े आप बात कर रहे हैं ना, छोटे देखिए मीनाक्षी सुनिए ना, आप सुन लीजिए। अब आपने बोला कि जो है गांव में अस्पताल नहीं है, निश्चित रूप से जो है पहाड़ी क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में बड़े हॉस्पिटल नहीं होंगे, लेकिन हमारे ऋषिकेश के अंदर एम्स बना है, देहरादून के अंदर मेडिकल कॉलेज बना है, अब हल्द्वानी के अंदर जो है एम्स बनने जा रहा है। तो लगातार जगह जगह जो है हमारे जो है बड़ी व्यवस्थाएं देखिए, सुनिए, हम उस व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, हम उस व्यवस्थाओं में ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। और जब सड़कें जो है मुख्य मार्ग तक आएंगी तो गांव तक पहुंचाने का काम जो है आज वर्तमान के अंदर जो है पिछले 2014 से लेके आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें जो है उत्तराखंड के अंदर बनाई जा चुकी है। दूसरा, अरे सड़कों की बात हमने बनाई है। एक बात का जवाब मैं दे दूं, हर विषय पे जो है अंकिता हत्याकांड की बात आती है, अंकिता हत्याकांड हुआ, लेकिन जो है उसके बाद सरकार ने जो सक्रियता दिखाई, जिस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से उनकी अरेस्टिंग हुई है दोषियों की, आज जो है आज वो एक सवाल पूछूंगा। आप बोलते हैं सचिन गुप्ता जी, मीनाक्षी जी एक सेकंड,
आप देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए सचिन जी, आप यहाँ एम्स की बात करें, तमाम चीजें ऐसी बात करें। उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं, उत्तरकाशी का जो महिला चिकित्सालय है, जो जिला चिकित्सालय है, आज स्थिति वो है कि वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह गया। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो मुख्य मार्ग से गांव तक सड़क नहीं पहुंची। 30-30 साल, 26-26 साल हो गए। कर्णप्रयाग का मसला आज मैं दिखा रहा था, जहां पे बहुगुणा नगर और सुभाष नगर में दरारें पड़ गई हैं। कभी भी छत गिर सकती है, कभी भी लोग मर सकते हैं, एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं हैं इस समय सचिन गुप्ता जी। और जहां तक गैस सिलेंडर की अगर बात है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हम दिन रात टेलीविजन पे दिखाते हैं जहां महिलाओं को उज्ज्वला गैस तो मिल रहा है, लेकिन वो सड़क नहीं है जिससे वो ठीक से ले जा सके। वो पहाड़ों पे सर पे लाद के महिलाएं लेके जा रही हैं। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन सरकार की मंशा साफ है ना। सरकार चाहती है कि हर तरीके से विकास हो और धीरे धीरे सरकार उस अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, पहुंचने का काम कर रही है, जिसकी वजह से जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को बना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि जितने काम सालों से रुके थे उसे भारतीय जनता पार्टी आज अपने संकल्प पत्र के साथ लेके उसको आगे बढ़ रही है। और दूसरा जो है, आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो मोदी जी की गारंटी हो, चाहे उत्तराखंड के धामी जी की गारंटी हो, आज प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है कि जो कहा है वो आज नहीं तो देर सवेर जरूर पूरा होगा। तो निश्चित रूप से अगर कहीं सड़क की कमी रही होगी वो भी पूरी होगी, कहीं अगर अस्पताल में कोई कमी रही होगी तो निश्चित रूप से वही पूरी होगी। लेकिन जनता को विश्वास है अपनी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी उन वादों को पूरा करेगी। चलिए अब शर्मा जी, हाँ, मेरी बात को आप 5 मिनट मुझे आप दीजिए। मैं गुप्ता जी के बातों का जवाब देना चाहता हूँ। गुप्ता जी ने कहा कि हमने देखिए सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया है, कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लगातार ऐसा नहीं है गुप्ता जी। समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। पहाड़ों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल की मतलब इधर से उधर नहीं हुई है। ये बात सच है। जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि आप पहाड़ों में जाइए, हर गांव तक सड़क नहीं पहुंची आज भी। मुझे इन्हीं के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी ने बताया था आज से 6 महीने पहले इसी चैनल के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि हम 32 सड़कें हमारी लंबित है गांव तक पहुंचने के लिए, हम इनका निस्तारण अभी 2-3 महीनों में करेंगे। इन्होंने 21 सड़कों का अभी मेरा गांव मेरी सड़क के तहत उसका सैंक्शन किया। लेकिन आप बताइए, वो सीसी मार्ग है, 1 किलोमीटर का मार्ग है, क्या गांव के लिए वो सड़क वाजिब है? पहुंच सकती है वो 1 किलोमीटर? दूसरी चीज, उसका जो पैसा और फंडिंग है वो आप नरेगा के माध्यम से कर रहे हैं, प्रधान के खाते में कर रहे हैं। आपको पता है ना कि प्रधान किसके जॉब कार्ड लगाता है? पहली चीज देखिए, समस्याएं वैसी की वैसी है। बड़े से बड़े क्षेत्र में चले जाइए, आप पहाड़ों में, आप त्यूनी में चले जाइए, वहां बड़ा सा एक अस्पताल सरकार ने खोला है, कागजों में बिल्डिंग भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। वहां एक एक्सरे तक नहीं होता। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसे एक्सरे के लिए देहरादून आना पड़ता है। शर्मा जी थोड़ा जल्दी 270 किलोमीटर। और दूसरी चीज और बताइए आप, समस्याएं नहीं गई, परंतु ये चर्चा हमारी लोकसभा चुनाव को लेके है। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, देखिए केंद्र सरकार ने सबके लिए योजनाएं बनाई हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम हर राज्य के, प्रदेश के जो कार्यकर्ता होते हैं उस पार्टी के, उस सरकार के, उनका काम होता है ये। परंतु वो अपना काम ठीक ढंग से उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है। बीजेपी भी चाहे कितना ही हल्ला बोले टीवी में आके, मीडिया के माध्यम से, कि हमने हर समस्या का समाधान हम कर रहे हैं या कर दिया है, ऐसा नहीं है। आज भी समस्याएं वैसी की वैसी है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में सड़क नहीं है। मैं इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं। क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं गुप्ता जी? बिल्कुल। मेरे गांव में आप सड़क कब पहुंचाएंगे? बिल्कुल निश्चित। जहां सुनिए आप एक मिनट, आपको सुनना होगा। बिल्कुल आप सुनिए, जिस गांव में मैं उस वैली में रहता हूं, मैंने ये बात 10 बार उठा दी है आपके माध्यम से। मैं जिस वैली में रहता हूं, कोरोना में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे उस गांव से, उस वैली से 1 करोड़ का सेब की फसल हुई थी, 1 करोड़ का सेब बिका था। क्या उस वैली को आप छोड़ रहे हैं, सड़क से दूर कर रहे हैं? तो पलायन नहीं करेंगे लोग तो क्या करेंगे? आपकी पलायन नीति कहाँ है फिर? और विकसित भारत जो निकाली जा रही है 2047
राष्ट्र को विकसित करने की बात, क्या वो विकसित भारत उस गांव तक पहुंच रही है जहां पर सड़क नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम 70 साल से फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, फाइनल कमेंट ले लेता और हूँ। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, मैंने इन्हीं के त्रिवेंद्र रावत जी से खुद सवाल पूछा था मुख्यमंत्री आवास में जाके कि आप कब सड़क बनाएंगे। उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया, अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आप ये बात, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात, वो पता है क्या बोलते हैं, आपके क्षेत्रीय नेता कौन है, मुन्ना सिंह चौहान जी से पूछिए। अरे भैया, अगर मुन्ना सिंह से पूछना होता तो मैं आपके पास आता, यहाँ आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं, सचिन गुप्ता जी। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता जो है अपनी जनता के प्रति समर्पित होता है चुनाव के लिए। केंद्र की हर जन कल्याणकारी नीति को जमीन पे, धरातल पे पहुंचाने का काम करता है। कोरोना काल में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो है हथेली पे जान रख के जो है आम जनमानस की समस्याओं के निवारण के लिए अपना समय लगाया है। और आज भी जो है जो भी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां होती है उन्हें जो है जनता तक पहुंचाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। इसलिए जो है मैं आश्वस्त हूं कि जनता का आशीर्वाद 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। 5 सीटें उत्तराखंड से और देश से 400 प्लस सीटें जो है नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार आशीष सैनी जी जनता के आशीर्वाद से बनने वाले हैं। सैनी जी, देखिए, मैं अभी एक उदाहरण देकर अपना फाइनल कमेंट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उदाहरण है कि हरिद्वार जिले में एक आयुष्मान अस्पताल है। मेरे द्वारा उस अस्पताल की शिकायत की गई कि वहां पर जिन डॉक्टरों के नाम है वो वहां काम नहीं कर रहे हैं। अस्पताल की एक फर्जी जांच की गई भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा और ये कह दिया गया कि ऑल इज वेल। बाद में पता लगा कि जितने भी डॉक्टरों के नाम उसके नाम पैनल में लिखे हुए हैं, सब डॉक्टरों ने लिख के दे दिया कि हम इस हॉस्पिटल के साथ पिछले 4 साल से संबद्ध नहीं है। उसके बावजूद भी इनकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही और आयुष्मान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। जब इसके तह में जांच में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा, मैंने कहा कि उज्ज्वला सिलेंडर की कीमत, बच्चों का रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और बलात्कारियों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी के इस ऐसे कारनामे हैं जो जनता इनको कतई वोट देने को तैयार नहीं है। और गैर कांग्रेसवाद का जो ये सोच ये देश की सियासत में लाए हैं, आज कांग्रेस पर उतना ही भरोसा है। आज भी यदि किसी बेरोजगार से पूछेंगे कि तुम्हें भरोसा किस पे है कि तुम्हें रोजगार कब मिलेगा, तो वो कांग्रेस का नाम लेगा। आज भी अगर लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई खड़े होने वाले लोग हैं तो वो कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण किया है और भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाए, तो उसका जवाब जनता देने जा रही है। लेकिन बार बार टीवी पर, चैनलों पर बैठकर भाषण दे देना, यही इनका काम रह गया है। मीनाक्षी, देखिए, चुनाव है, ठीक है, हर कोई अपनी तैयारी करता है, भाजपा भी करे अपनी तैयारी, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी जनता को कि सिर्फ मोदी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जो जिन लोगों की औकात प्रधान के चुनाव लड़ने की नहीं थी उनको आप राज्यसभा और लोकसभा में भेज रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें और कोशिश करें कि जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनके कारण ये राज्य बना था, उन मुद्दों पे वोट देने की अपनी जो राजनीति है उसको स्टार्ट करें। शर्मा जी, देखिए, 2024 के लिए मोदी जी को शुभकामनाएं। हम भी चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री के लिए अपना दावेदारी मजबूत करें। और लेकिन हमारा कहना यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी ये समय समय पे वो मैसेज दे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये उनका काम है, ये उनको देखना होगा। चुनाव ठीक है, आप जीत जाएंगे, हमें भी पता है देश का मूड क्या है, देश का परसेप्शन क्या है, सबको पता है। परंतु अगर आप इसी खोखलेपन के सहारे आप देश को विकसित करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये देश विकसित होगा 2047 में। बिल्कुल, और निष्कर्ष यही निकला है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद के मसले को एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। नकल विरोधी कानून वो लेकर आए, इसे उपलब्धि मान रहे हैं। यूसीसी का विधेयक विधानसभा से पारित करवाया, इसे उपलब्धि मानी जा रही है। और इसके साथ ही महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण राज्य सरकार ने अपनी सरकारी नौकरियों में दिया है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण का विधेयक पारित हो गया है। ये तमाम मसले हैं जो सरकार उठा रही है और विपक्ष के सामने भी, चाहे वो लाठीचार्ज का मसला हो, नकल का मसला हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे जो है ये चुनाव में रखे जा रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि जनता इन मुद्दों को लेकर किसको कितना आशीर्वाद देती है लोकसभा चुनाव में। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, सचिन गुप्ता जी, आशीष सैनी जी, वीरेंद्र शर्मा जी,